आपको ये कितना सही लगता है कि अगर हम जब भी मिथोलॉजी कहें या हिस्ट्री कहें हमारी तो उसमें जो हम लिबर्टीज़ लेते हैं, भले हम मिथोलॉजी में लिबर्टी ले रहे हों, जी जी जी। तो उसका दायरा क्या होता है? उसका दायरा कोई सीमित होता है? बहुत ज़्यादा। हाँ आप मैं किसी का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, हाँ ये हाल हाँ फिलहाल ही की बात है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो आपकी जो स्टोरी है आप उससे कहीं बाहर ना जाएं, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। correct, ठीक है, आप लिबर्टी लेते हैं, आप उसके उन कुछ कैरेक्टर्स को उसमें डालते हैं, हाँ, बट वो कहानी को अगर आपकी चेंज नहीं कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, तब तक ठीक है। आपने कुछ अलग ही कर दिया, उनकी भाषा ही चेंज कर दी, तब जाकर। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का बातचीत विद आशीष में। और बहुत ही हर्ष के साथ स्वागत है हमारे मंच पर। मंच किस्सों का, कहानियों का, कविताओं का, सभ्यता का, संस्कृति का, इतिहास का। भारत का इतिहास जितना गौरवशाली, जितना गरिमामय, जितना प्रगाढ़ है, उतना ही आसान है उसको तोड़ना, मरोड़ना, और उसके साथ में ये सारी छेड़छाड़ बहुत सालों से, बहुत वर्षों से की जा रही है। ख़ास तौर पर हमारी किताबों में, बुक्स में, बच्चों की कोर्स बुक्स में, जो खुद हमने पढ़े जब हम स्कूल में थे, तो किस प्रकार हमारे इतिहास को ट्विक करके हमें बताया गया है। और ख़ास तौर पर सिनेमा में बड़ा पर्दा, बड़े पर्दे की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब भी वो इतिहास के बारे में कोई बात करे या कोई कहानी गढ़े या हमारे इतिहास के पात्रों को जब बड़े पर्दे पर दिखाया जाए तो उसको जिम्मेदारी के साथ दिखाया जाए, उसका सटीक, सही और गरिमामय चित्रण हो। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी में अक्सर नाकामयाब होते हैं। और जहाँ छोटे पर्दे की बात आती है, छोटा पर्दा वर्षों से इस बड़ी जिम्मेदारी को बहुत बहुत खूबी से निभा रहा है। वर्षों पहले एक सीरियल आया था, चाणक्य। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का सीरियल था, उन्होंने उसे बनाया, उसमें चाणक्य की भूमिका भी निभाई और हम सभी ने उसे देखा, सराहा, पसंद किया। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्षों पहले और उस चाणक्य के कई वर्षों बाद एक और सीरियल आया, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें मुझे चंद्रगुप्त मौर्य निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उससे भी सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ एक अप्रतिम प्रतिभा के साथ काम करने का, जो ना केवल शो में मेरे आचार्य बने बल्कि ज़िंदगी भर के लिए मेरे आचार्य बन गए। और उसी अप्रतिम प्रतिभा के धनी और बहुत ही उम्दा, बेहद ही सुलझे हुए, बहुत ही बेहतरीन कलाकार मनीष वाधवा। और आज हम उन्हीं के साथ में बात करेंगे, जो कि हमारे साथ मनीष जी यहाँ स्टूडियो में उपस्थित हैं, हमारे छोटे से ऑफिस में। और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पहले तो कि आप सब लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद है, कैसे हो आप? धन्यवाद। और ये हम बड़े ऐसे फॉर्मल से हो रहे हैं यहाँ पर, बट हम इतने फॉर्मल हैं नहीं लाइफ में। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू मनीष जी। पहले तो आप बताइए कैसा लग रहा है आपको हमारे दफ्तर में आके, जो हमने नया खोला है ऑफिस? रचयिता फिल्म्स। रचयिता फिल्म्स। क्या क्या रचेंगे आप? बहुत कुछ रचेंगे, कहानियाँ रचेंगे। तो समझ सकते हैं जहाँ रचनाएं कही जाती हैं तो वो कैसा होगा। अरे वाह, क्या बात है। देखा, मैंने बोला ना, ये जबान की इतनी धनी है, ये जब बोलेंगे एकदम सटीक बोलेंगे, इसीलिए इनके हर पात्र का चित्रण भी इतना ही सटीक होता है। हमारी दोस्ती को कुछ 10-11 साल हो गए। 12 साल। 12 साल, क्या बात है। तो हमारी दोस्ती को 12 साल हो चुके हैं। और ये जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आचार्य बन के आए हैं, उस दिन के बाद से ऑन स्क्रीन हम लोग गुरु शिष्य ही बन गए। अचारू और चंदू। तो हम आज तक एक दूसरे को इसी नाम से बुलाते हैं, इसी नाम से एक दूसरे को हम लोग एड्रेस करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा है कि कई बार अचारू आप हो जाते हो। बहुत कुछ सीखने को। नहीं, वो तो खैर चलिए। अरे आपका बड़प्पन है, क्या बात कर रहे हैं थोड़ा सा। अरे नहीं सर। जी। तो आज क्या है ना कि बातचीत ऐसी बड़ी कैजुअल सी बातचीत करेंगे, कुछ ऐसा फॉर्मल कुछ नहीं, मजा लेते हुए जैसे हम हैं वैसी बातें करेंगे। और वो अगर होते तो सेट पे शोर मच जाता था कि इन दोनों को चुप कराओ, बाद में काम। हाँ बस वही अभी हमको सबको चुप कराना पड़ेगा यहाँ पे कि चुप हो जाओ यार, बस फुटेज खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, चुप हो जाओ कमीनो। 4-5 एपिसोड तो आ ही जाएंगे। तो ये बड़ी वो थी हमारी कि हम लोग सेट पे बैठे रहते थे और बातचीत करते रहते थे। तो हमको बहुत गालियाँ पड़ती थी। हाँ, कि भैया चुप हो जाओ। मतलब वहाँ किसी का शॉट चल रहा है कि हमारे अलावा कोई बोलता नहीं था, बट स्टिल अगर किसी ने बोल दिया तो वो बोल नहीं पाया। और वैसे भी आचार्य बोल रहे होते थे, उन्हें चुप ही कराना पड़ता था कि भाई अब चुप हो जाओ। मैं खुद ही होता था यार कि क्या कितना मतलब
ये चंद्रगुप्त के बारे में तो खैर चलो अपन बात करेंगे बढ़िया से। शुरू करते हैं हम कि यूजुअली लोग आपको जो आपके बारे में नहीं जानते जो बातें, तो वो बातें हैं कि आप अम्बाला से हैं। जी। तो वहाँ से आपका सफ़र शुरू करते हैं कि मुंबई से रिश्ता कैसे बना आपका, वो बताइए सबको। मुंबई मेरे पूरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई थी। डैडी मेरे इसी लाइन में कुछ करना चाहते थे, डायरेक्शन में, तो बस पूरी फैमिली यहाँ आ गई। तब से मेरे लिए आसान ये हो गया। जनरली क्या होता है कि लोग बाहर से आकर यहाँ स्ट्रगल करते हैं, मेरे लिए आसान ये हो गया कि मैं बचपन से यहाँ आ गया। मेरा कॉलेज शुरू हो रहा था यहाँ, ये समझ लीजिए स्कूल के एंड में मैं जो स्कूलिंग होती है वहाँ, जो 10वीं तक पहले हम वो करते थे, 9वीं 10वीं, मैं यहाँ आ गया और उसके बाद हमने यहाँ शुरुआत की। तो तब से मेरा नाता, यानी मैं आप कह सकते हैं मुंबईकर हूँ, महाराष्ट्र से ही हूँ। अम्बाला में पैदा हुआ, थोड़ी पढ़ाई चंडीगढ़ में हुई, फिर यहाँ आ गया। अच्छा, और आपकी पढ़ाई के दौरान ही आपने एक्टिंग से आपका नाता जुड़ गया? नहीं, मैंने कॉलेज में शुरू की थी, क्रिकेट में थोड़ी सी अपनी रुचि है मेरी, तो मैंने क्रिकेट में जाने की कोशिश की। मुझे लगा यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा और अगले ही साल मुझे याद है हम लोग अपने सत्संग के लिए एक प्ले कर रहे थे। तो हमारे कॉलेज के एक डायरेक्टर, प्रोफेसर हैं सॉरी, वो मुझे रास्ते में मिले। पटेल सर, मैं उन्हें अपना गुरु इस मामले के लिए बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि वही मुझे इस लाइन में तो उन्होंने कहा कहाँ से आ रहे हो? हमने कहा सत्संग में प्ले है, ऐसा हम करना चाह रहे हैं। बस, अच्छा नाटक करते हो? हमारे कॉलेज में भी होता है। मैंने कहा वेरी गुड सर। तो बस 2 दिन बाद उनकी वो होते थे ना, पहले छोटे छोटे कॉलेज में ग्रुप्स होते थे, तो हमारी तरफ से एक्शन फिल्म सोसाइटी की तरफ से एक है, तो आप एक नाटक करो, लिखो। और मैंने कहा वाह, 3 दिन में लिख भी दो, परफॉर्म भी कर दो, मतलब डायरेक्ट भी कर दो, प्ले भी कर दो। और वो बाई चांस लोगों को अच्छा लग गया। पूरी लाइब्रेरी, हमारे पास स्टेज नहीं होता था कॉलेज में, अच्छा, तो हम लोग लाइब्रेरी में ही वो बनाकर कन्वर्ट करके उसको बिल्कुल करते थे। और बस अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि कुछ तो दिख रहा है भाई तुम लोगों में। अब उन्होंने डायरेक्टर हायर किया। अच्छा, हमारे सगीर सर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, सगीर अहमद चौधरी, उन्होंने ज्वाइन किया। और बस फिर पैरों पे चप्पल भी खाई, सीधा खड़ा रहे, खुद को संजय समझता है क्या? अच्छा, लंबे बाल थे आप क्या? तो बस वो जो सीधे खड़े होने वाली जो बात थी, तो अभी तक उस स्टेज पे चल रहे हैं। कोशिश है कि आगे भी ऐसे ही चलते रहे। वेरी गुड। और आपके उस समय कंटेम्प्रेरीज कौन थे आपके थिएटर में आपके साथ में? और भी दोस्त थे आपके जो अभी भी हैं? हाँ, वो लोग, कुछ लोग हैं जो खासकर दूसरे कॉलेज से होते थे, मतलब इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन। मेरे कॉलेज से जो थे, मेरे सीनियर थे, काफ़ी सीनियर थे गुजराती प्ले के, और गुजराती स्टार हैं हितेन मेहता। हाँ, तो बहुत बड़े वो थे जो मेरे कॉलेज से ही हैं। और मेरे जो बैचमेट्स थे वो गणेश हेगड़े, कोरियोग्राफर, पोनी वर्मा, कोरियोग्राफर। तो पोनी को तो मैंने डायरेक्ट भी किया था एक छोटे से प्ले। तो इस तरह से ये हमारे बैचमेट्स थे। और इंटर कॉलेजिएट में जो हमारे पास थे वो शर्मन जोशी, जो एनएम कॉलेज से, और निनाद कामत, मनोज पांडे, बल्लू, इस तरह और बहुत सारे, यानी ये सामने हम लोग लड़ते थे आपस में। तो समझ में आता था कि जब मुझे थोड़े से अवार्ड्स मिलने शुरू हो गए, तो लगा मैं सही राह पर चल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सही राह पर चलते हैं तो आपको वो आपकी जो अवार्ड्स मिलते हैं, जो आपको जो प्यार मिलता है लोगों से, तो आप समझ में आता है कि आप सही राह पर चल रहे हो। करेक्ट। अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे लगता है, जो हम आगे बात करेंगे, कि आपको उस लाइन में नहीं जाना चाहिए। वो कोई भी लाइन हो सकती है। अगर आप बैंक में भी अगर कुछ काम करना चाहते हैं, तो अगर आपको वहाँ पर एक अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है काम का, तो मुझे लगता है आपके लिए वो लाइन नहीं है। एक्नॉलेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी कलाकार मिलता चला गया। और आज तक मिल रहा है, मिले ही चले जा रहा है और मिलता रहेगा। वो थोड़ी रुकने वाला है। तो आप जब यहाँ पे आपने जब थिएटर आप कर रहे थे कॉलेज में जी, तो तब आपने सोचा था कि आप एक दिन गदर 2 में एक्टिंग कर रहे होगे? अच्छा, बड़ा सुना सा सवाल था। नहीं, मैंने नहीं सोचा था। मैं खुद भी गदर जब देखने गया था 2001 में, तो मेरा बच्चा बड़ा छोटा सा था, वो तोतला ही बोलता था। और गलती से हम लोग वो डीवीडी, इफ़ यू रिमेंबर, डीवीडी आती थी, और वो एक ना बड़ा सा एक सिस्टम होता था जिसमें वो तीनों डीवीडीज लग जाती थी, गोल घूमती रहती थी। फिर वो था 3 पार्ट्स में आता था। तो आई रिमेंबर, मैं जब मैं प्ले कर रहा था जया बच्चन जी के साथ, तो मैं वो वाला जो डेक था वो दुबई से लाया था। हाँ। तो वो
अब उसमें उनको जब देखना है, एक ही फिल्म देखनी है, वो DVD आ गई थी हमारे पास, गदल गदल देखनी है। मुझे नहीं पता था उस गदल का मैं भी कुछ हो जाऊंगा। एक दिन गदल मचा दूंगा। अरे वाह। तो आपने ये कब तय किया था फर्स्ट टाइम कि अब मतलब प्रोफेशनली आई शुड बिकम एन एक्टर? वो कोई ऐसा मोमेंट था, वो कोई ऐसी जनरली आपने बहुत सारे ऐसे जवाब सुने होंगे, नहीं मेरे तो मन में नहीं था, मैं तो एक्टर बनना ही नहीं चाहता था, पता नहीं कैसे मैं इस लाइन में घुस गया। मुझे कुछ नहीं आता था इसके अलावा, और नहीं आता है। मुझे शुरू से यही काम करना था। वेरी गुड। और मैंने कहा ना, वही अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट मिलता गया, तो मुझे लगा मैं क्लैरिटी थी आपको शुरू से, एकदम क्लियर था? सिर्फ यही था कि एक्टिंग। मुझे याद है मैंने जैसे कहा कि डैडी यहाँ आ गए थे, तो डैडी डायरेक्शन में थे, तो उनकी एक फिल्म थी और उसमें मुझे बचपन का उन्होंने दे दिया था। मुझे याद है वो शीशे के सामने मैंने अपनी फ़ोटोज़ देखी, मेरे जो फोटोज़, बस वो तब से एक फितूर जो था, फितूर क्या कहें इसे, मतलब जो एक मन में था। और नाम सुना होगा आपने विवेक शौक जी, वो हमारे सत्संग से थे, तो मैंने चंडीगढ़ में उनके साथ, मुझे याद है वो फ़ोटो मुझे मिली, तब मुझे याद आया कि हाँ उन्होंने मुझे नाटक में एक रोल करवाया था। अच्छा। तो मैं उसमें डाकू का रोल कर रहा था। हाँ। और वो फोटो है बाकायदा डाकू का, यानी वो जो डाकू, बच्चा डाकू है तो कैसा बनेगा, वो जो ऐसा पट्टा से बांधते थे और ऐसे जोर किया, यहाँ हल्का सा तिल लगाया हुआ है और हाथ में गन पकड़ी हुई है। तो मैंने कहा तब से उन्होंने सोच लिया था इस आदमी को डाकू ही बना। ये डाकू है, डाकू ही है यार। तो आपकी फिल्मों की पहली फिल्म की कुछ याद है कि फर्स्ट फिल्म या फर्स्ट रोल आपको कैसे मिला इन फ्रंट ऑफ कैमरा? वो मुझे याद है, मैं जैसे मैंने कहा कि इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन, तो रमेश तलवार जी हमारे वहाँ पर इप्टा से जुड़े हुए हैं, वो मुझे लगातार कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हुए, अवार्ड्स लेते हुए देख रहे थे। मुझे बलराज सानी ट्रॉफी में मिली एक्टिंग में इप्टा से। अरे वाह। मुझे काफ़ी अवार्ड्स मिले, तो रमेश जी की नज़र में मैं था। तो रमेश जी ने मुझे अपने एक सीरियल में मुझे बुलाया। सीरियल का नाम था खट्टा मीठा। बहुत पहले आता था, खट्टा मीठा सीरियल था। तो मैं तो उसमें जस्ट कॉलेज से पास आउट हुआ था और मेरे मन में ये था कि मुझे सीरियल नहीं करना है, मुझे फिल्मों में जाना है। पता नहीं वो एक होता था उस वक्त, एक जैसे बात की ना कि कोई छोटा बड़ा पर्दा नहीं है, ये बाद में मुझे धीरे धीरे चीज़ें पता चली और समझ में आई। लेकिन बचपन में ये होता ना कि कॉलेज पास किया है, बस मैं अब ये सीधा फिल्मों में ही एक्टिंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मुझे बड़ी सारी ऑफर्स भी आए, मैंने ये सोच के छोड़े कि वो सीरियल होगा। मैं अगर बता पाऊँ तो बता पाऊँगा। नहीं बताओ। तो रमेश जी ने मुझे वो खट्टा मीठा दिया, उसमें शफी इनामदार जी थे, फरीदा जलाल थी, और वो देख बाई देख की तर्ज पर था। अच्छा। हाँ, तो उसमें मुझे वो शेखर सुमन जो रोल कर रहे थे, वो वाला जो सेकंड साड़ू भाई, वो मुझे रोल दिया गया। और मेरे साथ वैशाली ठक्कर थी और अमर उपाध्याय थे, पड़ोसी बने हुए थे। वही सेम ऐसे, वही सेम ऐसे देख बाई देख का दूसरा सेम सेटअप। हाँ, सेम सेटअप ऐसे इसी तरह से। सीरियल बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया वो। वहाँ से शुरुआत हुई थी, जो फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा कॉमेडी में। उसके बाद मुझे अब तक कॉमेडी किसी ने दी नहीं शायद। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि देखिए ठीक है, ये हमारी अपील है सभी फिल्मकारों से, सभी रचनाकारों से कि बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार आज आप लोगों से कह रहे हैं कि उन्हें कॉमेडी करनी है, उन्हें कॉमेडी करने दीजिए, उन्हें मौका दीजिए। आपको याद आया ना कुछ? हाँ, चील तो ये बहुत अच्छी कॉमेडी भी करते हैं। प्लीज़ ऐसा मत समझिए कि ये केवल खून खराबा कर सकते हैं या ये केवल ज्ञान बांट सकते हैं। ये कॉमेडी भी कर सकते हैं, तो इन्हें प्लीज़। नहीं, जो मुझे दी गई कंस में मैंने थोड़ी बहुत, हाँ, हल्की फुल्की जो आपने की थी, वो एक ट्वीक आप अपना एक रस लेकर आए थे आप। जी। हाँ, नहीं वो तो खैर एक चांस मिल गया था, वो तो आप करते हो हमें। समझे हम। तो आपको ये कितना सही लगता है कि अगर हम जब भी मिथोलॉजी कहें या हिस्ट्री कहें हमारी, तो उसमें जो हम लिबर्टीज़ लेते हैं, भले हम मिथोलॉजी में लिबर्टी ले रहे हो, जी, तो उसका दायरा क्या होता है? उसका दायरा कुछ सीमित होता है? बहुत ज़्यादा। हाँ। आप मैं किसी का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, ये हाल फिलहाल ही की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो आपकी जो स्टोरी है आप उससे कहीं बाहर ना जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, आप लिबर्टी लेते हैं, आप उसके उन कुछ कैरेक्टर्स को उसमें डालते हैं, बट वो कहानी को अगर आपकी चेंज नहीं कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, तब तक ठीक है। आपने कुछ अलग ही कर दिया, उनकी भाषा ही चेंज कर दी, तब जाकर प्रॉब्लम शुरू होती है। भारतीय संस्कृति सभ्यता से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना, उसको बड़ा वेस्टर्नाइज्ड, जो कोलोनाइज्ड माइंडसेट से देखकर
बताकर उसको मिथोलॉजी की तरह से प्रस्तुत किया गया है कि ना ये शायद हुआ होगा जी, ये मिथ है। बिल्कुल। पर उसके सबूत हैं तो फिर तो इसका मतलब हुआ है। अगर राम सेतु है तो हुआ है, अगर द्वारका मिली है तो कृष्ण थे और अयोध्या तो है तो राम थे। 100% तो इसको ये जो एक आउटलुक दिया गया है कि ये मिथ है, हाँ, मिथ है कि ऐसा हुआ होगा।